नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए सेशन के अंदर। दोस्तों, कहीं कहीं पे हमको गुलाबी रंग का पेट्रोल दिख रहा है, कहीं कहीं पे पेट्रोल के अंदर चींटियां मिल रही है, कहीं कहीं पे पेट्रोल के अंदर पानी मिल रहा है। इस टाइप की या इस तरह की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस सब चीज़ों के पीछे एक ही कारण है, इथेनॉल। आखिर क्या है ये चीज़ इथेनॉल, क्यों इससे ये नाम जुड़ा है पेट्रोल से, इथेनॉल। आज की इस वीडियो में जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे ये काम कैसे करता है, लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं इथेनॉल को लेकर, नितिन गडकरी जी के अभी क्या क्या बयान है, सब कुछ इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को करते हैं शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहला मेरा एक ये सवाल है कि आखिर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि इथेनॉल है क्या। दोस्तों, इथेनॉल मेनली एक तरीके का अल्कोहल है जो कि गन्ने, चावल, मक्के इनसे फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। इनसे इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, मतलब कि ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और कई स्टडीज़ भी हुई है इसके पीछे, इसलिए ये काम में लिया जा सकता है। तो अब सरकार इसको मेनली सरकार के मुताबिक दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सरकार जो इसको बहुत अच्छा मानती है। सरकार इसको क्यों अच्छा मानती है, क्योंकि इसके पीछे सरकार भी तर्क देती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत के अंदर। भारत जो है दोस्तों वो क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक इंपोर्टर है। हमारी ज़रूरत का 85% जो क्रूड ऑयल है दोस्तों वो बाहर से, विदेश से इंपोर्ट होता है। और इथेनॉल जो बात हो रही है दोस्तों वो हमारे देश में ही प्रोड्यूस होती है, हमारे देश में इसकी फसल बना के प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए 2001 के अंदर सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आई थी। इसके अंदर दोस्तों 5% मिलाने की सरकार ने छूट दी थी कि आप जो है इथेनॉल 5% अपनी गाड़ियों में मिला सकते हो। फिर 2003 के अंदर दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग सिस्टम जो है वो शुरुआत हुआ और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों सिर्फ 9 स्टेट और 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको इजाज़त दी गई थी कि आप है जो 5% जो है इथेनॉल मिला सकते हो। फिर 2013-14 के अंदर जब देखा गया तो उसके अंदर पेट्रोल के अंदर सिर्फ 0.1% से 1.5% तक ही इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल जो है वो मिल रहा था। फिर जैसे चुनाव हुए मई 2014 के अंदर मोदी सरकार आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, नितिन गडकरी जी दोस्तों परिवहन मंत्री बने और उन्होंने बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इनको लेकर सरकार से जो बातचीत की है। अब सरकार बनने के महीने भर बाद ही दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो 5 से 10% कर दिया गया। जून 2022 के अंदर ये टारगेट पूरा भी हो गया दोस्तों, E10 वाला 5 से 10% वाला। फिर सरकार का एक लक्ष्य था कि हम 2030 तक दोस्तों 20% का जो टारगेट है वो अचीव करेंगे और 20% जो है E20 फ्यूल जो है वो लागू करेंगे 2030 तक। लेकिन 2025 में दोस्तों ये सरकार ने ये जो है हासिल कर लिया E20 वाला ये विकल्प। 1 अप्रैल 2026 को तो E20 पेट्रोल जो है वो रोल आउट भी होने लग गया और अब सरकार E85 की बात कर रही है और 48 पंप के ऊपर तो E85 मतलब कि 85% जो इथेनॉल है मिक्सिंग के लिए और 15% पेट्रोल है वो भी बात कर दी है सरकार ने। 48 पेट्रोल पंप पे तो ये स्टार्ट भी हो चुका है और सरकार ये दावा कर रही है कि दिसंबर 2026 आते आते हम 500 पंप तक E85 फ्यूल भी है वो भी लॉन्च कर देंगे। ये सब मामला हो रहा है। 10 जून को दोस्तों नितिन गडकरी जी का एक बयान आया और उसमें ये बताते हैं कि हम 100% इथेनॉल पर मंजूरी दे रहे हैं। जो भी 100% इथेनॉल पर वाहन है उनको हम चलाने की मंजूरी दे रहे हैं। अब हम वो चलाएंगे E100 के ऊपर। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इसके ऊपर बात करते, इतनी ज़ोरों शोरों से बात हो रही है तो मेनली सरकार जो है दोस्तों वो इसके 3 फ़ायदे बताती है और वो 3 फ़ायदे क्या है कि हम जो है दोस्तों के सरकार ये कहती है कि 1.84 लाख करोड़ की जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन करेंसी है वो बचेगी। हम इससे 302 लाख मैट्रिक टन जो ऑयल्स है जो बचा पाएंगे और किसानों की दूसरा सरकार ये तक देती है कि हम किसानों की इनकम है, उस किसानों की इनकम बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। 1.58 लाख करोड़ रुपए का किसानों का फ़ायदा होगा, जिससे मक्का की फसल की और चावल की, गन्ने की, इन सब की जो है वो फसल भी बढ़ेगी। और जैसे मैं बात करूं तो 2025-26 के अंदर 91.89 लाख हेक्टेयर के अंदर मक्का बोया था, जो कि पिछले साल से इस बार
10% ज़्यादा हुआ है और ये इथेनॉल प्रोजेक्ट से 1.58 लाख करोड़ का फायदा होगा। तीसरा दोस्तों, सरकार एक और फायदा दिखाती है कि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, इससे 65% जो है पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ऐसा क्यों देती है? क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसमें ये मामला आया था कि पेट्रोल की तुलना में गन्ने और मक्के से इथेनॉल बनाने से जो ग्रीन हाउस गैसेज जो यूज़ होती है उसके इफेक्ट से उसका जो इफेक्ट है वो 60 से 65% तक है, जो वो घट जाएगा। ये सरकार जो है वो जनता को 3 फायदे कहती है। लेकिन अब आप बोलोगे ये सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है दोस्तों? तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि सब कुछ अगर अच्छा है तो सच में क्या क्या दिक्कत है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दिक्कत यह है दोस्तों कि इसके अंदर 5 बड़ी दिक्कत है। 5 बड़ी दिक्कत कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो सबसे कम आएगा और आपके इंजन खराब होने की आपके इंजन जो है वो बहुत जल्दी खराब होगा, उसकी दिक्कतें सामने आएगी। दिल्ली के अंदर अभी एक इंटरव्यू के अंदर बताया गया है कि उसके इंजन कैसे खराब हुआ है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल के अंदर अगर इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे जो फ्यूल पार्ट्स है, जैसे मैं बात करूँ फ्यूल सेंसर हो गए, जैसे मैं बात करूँ फ्यूल पंप हो गए, जैसे मैं बात करूँ फिल्टर हो गए, ये खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो हमारा फ्यूल टैंक होगा उसके अंदर जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, जिससे और इससे माइलेज भी दोस्तों जो गाड़ियों का है वो बहुत ज़्यादा कम निकलेगा। 2023 अभी एक डेटा भी आया था, मतलब 2023 से जो पहले की दोस्तों जो भी गाड़ी है, जो मैनुअल गाड़ीज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ने साफ तौर पर एक बात कह दी थी कि E10 से ज़्यादा आप जो है वो पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते। मतलब 10% मिक्स एथेनॉल वाला पेट्रोल जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप हरगिज़ यूज़ नहीं कर सकते। बात उन्होंने साफ कह दी थी। उसके बाद कंपनी ने मारुति सुजुकी एक फ्लेक्स एक गाड़ी भी उतारी, जो कि इसको उतारी और 4 हफ्तों में मात्र दोस्तों इसकी 3 कारें बिकी, मतलब 3 गाड़ी बिकी। अब आप बोलोगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाला क्या सिस्टम है? तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन दोस्तों मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन की गाड़ी उतारी थी, जो कि 4 हफ्तों के अंदर मात्र 3 गाड़ी सेल हुई है। इसका मतलब ये है फ्लेक्स फ्यूल इंजन का दोस्तों कि इसके अंदर 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल या ये दोनों पे चल सकते, इस टाइप की जो है वो गाड़ी उतारी गई थी। तो सवाल ये है दोस्तों कि इथेनॉल अगर सस्ता है, अगर सरकार इसको लागू कर रही है, चलो इथेनॉल, तो ये जनता को ये इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है वो अभी भी पेट्रोल के रेट में क्यों मिल रहा है? अभी भी जनता को ये सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? तो 2018 के अंदर दोस्तों नितिन गडकरी जी ने एक दावा भी किया था कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग सिस्टम लाएंगे, जिससे जो पेट्रोल है वो 50 रुपये और डीजल जो है वो 55 रुपये लीटर जो है वो सस्ता होगा। अप्रैल 2026 में दोस्तों इसको अनिवार्य भी कर दिया गया था E20 फ्यूल को, लेकिन प्राइस के अंदर दोस्तों अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुए। प्राइस जैसे कि तैसे है, ज्यों के त्यों प्राइस है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब दोस्तों प्राइस जो है वो इथेनॉल की वो सरकार तय करती है दोस्तों। इथेनॉल की प्राइस कम ज़्यादा वो सरकार तय करती है। अगर सरकार ये तय करना बंद कर दे तो जो इथेनॉल है वो सस्ते दामों में बाज़ारों के अंदर मिलना लग जाएगा और इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उसके दाम भी तुरंत नीचे आ जाएंगे। ये सारा सिस्टम सरकार तय करती है। अब बात करते हैं इथेनॉल बनाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इथेनॉल बनाने का प्रोसेस भी दोस्तों आसान नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वैसे, क्योंकि चावल से अगर 1 लीटर अगर इथेनॉल बनाना है दोस्तों तो उसके अंदर कम से कम 10,000 लीटर पानी दोस्तों खर्च करना पड़ता है। वहीं मक्के से अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाना है तो 4,000 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। और गन्ने का अगर इथेनॉल बनाना है 1 लीटर, अगर गन्ने के रस से 1 लीटर इथेनॉल बनाना है तो कम से कम 3,000 लीटर से ज़्यादा दोस्तों पानी खर्च करना पड़ता है। अब ये पानी खर्च वाली बात ये इसलिए दिक्कत है क्योंकि दोस्तों इसमें चिंता की बात एक और है। जैसे मैं बात करूं दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे कभी कभी दोस्तों डे 0 आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे पानी के जो भी सोर्सेज है वो सब के सब बंद हो जाते हैं, तमाम सोर्सेज बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चिंता का विषय आ जाता है कि तब कैसे इथेनॉल बनेगा। चौथा दोस्तों इसके अंदर एक और दिक्कत भी है, जैसे मक्के और गन्ने की अगर खपत बढ़ेगी, उनके दाम बढ़ेंगे तो जो दाल और जो तिलहन है उनके ऊपर संकट आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, भारत है जो 50 करोड़ टन है जो गन्ना प्रोड्यूस करता है, 5 करोड़ टन मक्का प्रोड्यूस करता है और 15 करोड़ टन जो है वो चावल प्रोड्यूस करता है। अगर इन तीनों के दाम बढ़ेंगे, अगर ये तीनों के दाम मतलब ये तीनों की अगर खपत बढ़ेगी तो जो हमारे किसान भाई है, क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों आइटम है ये भोजन के रूप में यूज होते हैं, भोजन के रूप में भी इनको यूज लिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इथेनॉल के लिए ही यूज होता है, ये भोजन के रूप में भी यूज होते हैं। अब इथेनॉल की अगर खपत बढ़ने लगी दोस्तों तो बाजार के अंदर फसलों की सप्लाई के ऊपर कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई दर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी बढ़ेगा। एक डेटा बताता हूँ मैं आपको 2024 और 25 का, जहाँ पे सरकार ने 52 लाख टन जो है वो आवंटित किया था और उसको बढ़ा के 2025-26 के अंदर इसका लक्ष्य भारत चावल का जो इथेनॉल बनाने का उसका जो लक्ष्य है वो 90 लाख टन का है, लक्ष्य 2025-26 के अंदर है।
अब दोस्तों मान लो इसकी मांग बढ़ जाती है, इसको डिमांड इसकी बढ़ जाती है, मान लो इन फसलों की, तो हमारे किसान भाई है उसको उगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 2 पैसों का फ़ायदा हो रहा है, तो किसान भाई भी ज़्यादा उगाना पसंद करेंगे, क्योंकि किसान इसकी खेती भी करेंगे। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों जो भी दालें हैं, जो भी पल्सेज है, जो भी तिलहन है, उनकी पैदावारी में कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिल सकती है। अभी भी भारत जो है पहले से ही दाल और तिलहन के मामले में बहुत पीछे है। वो अभी भी बाहर से ही इंपोर्ट करता है दाल और तिलहन को। जब ये हमारी पूर्ति नहीं हो रही तो वो कैसे होगी? तो इससे जायज़ सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमको जो है वो देखने को मिल सकता है, महंगाई देखने को मिल सकती है। दोस्तों सवाल 5वां ये है कि नितिन गडकरी जी से सवाल है सीधा कि वो इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं ये E20 को। तो इसके पीछे भी दोस्तों मैं आपको बहुत कारण देता हूँ। बहुत ही सिंपल कारण है कि दोस्तों नितिन गडकरी जी जो है वो इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर दोस्तों आरोप भी लगाए गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जो विपक्षी नेता है उन्होंने कई बार इनके ऊपर आरोप भी लगाए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनके 2 बेटे हैं, एक तो सारंग गडकरी और एक दोस्तों निखिल गडकरी। इनका एक कंपनी है पूर्ति ग्रुप जो कि इथेनॉल और चीनी का ही प्रोडक्शन करती है। तो जो भी टेंडर आते हैं ये अपने बेटे को दिला देते हैं। 2022 के अंदर दोस्तों इसी कंपनी ने 2 करोड़ पर लीटर से इथेनॉल बनाया था। जुलाई 2021 के अंदर CIAN एग्रो के जो शेयर थे वो 36 रुपए थे, जो बढ़कर सीधे दोस्तों 1659 रुपए हो गए और 5 साल में ये 4460 रुपए जाने वाले हैं। अक्टूबर 2025 के अंदर इन शेयरों की जो कीमत थी दोस्तों वो 3112 रुपए थी। अप्रैल 2025 के अंदर E85 की जैसी बात आई कि हम E85 फ्यूल लाने वाले इन कंपनीज के शेयर है ना 5% दोस्तों अपर सर्किट भी देने लगे थे। 5% अपर सर्किट जो होता है शेयर मार्केट में वो देने लगे थे। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस ने भी नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगाया है कि E20 जो है वो लोगों की भलाई है या आप अपने बेटे की कंपनियों को मुनाफा देने के लिए जो है ये फ्यूल ला रहे हो। इस टाइप के काफ़ी सारे नितिन गडकरी के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। सवाल 5वां है कि सरकार अब क्या क्या कदम उठाए या हमारे और आपके क्या क्या ओपिनियन होने चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई ओपिनियन देना है तो आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। और मेरे हिसाब से सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस मामले में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरकार को दोस्तों सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि जो भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी है उनकी बिक्री बढ़ानी चाहिए। अब उनकी बिक्री कैसे बढ़ेगी? इनके ऊपर टैक्स कम लेना चाहिए। हमको ब्राज़ील से सीखना चाहिए दोस्तों। और जो ब्लेंडिंग की रफ्तार है ना, जो फ्यूल ब्लेंडिंग की रफ्तार वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, उसको कम करना चाहिए और जो ब्लेंडिंग फ्यूल वाली गाड़ी है उसको बढ़ाना चाहिए। हमको ब्राज़ील से सीखना चाहिए दोस्तों। आज ब्राज़ील के अंदर दोस्तों 85% जो है वो इसी फ्यूल के ऊपर है। फ्लेक्स फ्यूल की इंजन वाली गाड़ी है वो वहाँ पर आज चल रही है। हमको इथेनॉल जो है दोस्तों वो अनिवार्य नहीं करना चाहिए, कंपलसरी नहीं करना चाहिए। हमको इथेनॉल जो है वो एक विकल्प के तौर पर जनता को देना चाहिए। एक विकल्प के तौर पर मतलब एक ऑप्शन के तौर पर देना चाहिए लोगों को। जैसे ब्राज़ील के अंदर लोगों को E27, E100 जैसी उसकी इच्छा है उस टाइप का वो फ्यूल भरवा सके, इस टाइप का एक ऑप्शन देना चाहिए। जो जैसा फ्यूल चाहे वो वैसा फ्यूल खरीद सकता है। ये ब्राज़ील के अंदर भी कानून है। इस टाइप का जो है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था होनी चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। सरकार के फायदों के दोस्तों सरकार को फायदे के साथ साथ दोस्तों इसके नुकसान भी बताने चाहिए और लोग डिसाइड करें और लोगों के ऊपर डिसाइड करना चाहिए कि वो इथेनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए। लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए और ये बात भी है जो सरकार को बतानी चाहिए। तीसरा दोस्तों मेरा एक ओपिनियन है कि सरकार को इस मामले में पारदर्शिता लानी चाहिए। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, भारत की गाड़ियों पर इथेनॉल के असर को लेकर एक ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की थी और एक रिपोर्ट पेश की गई थी दोस्तों। वो रिपोर्ट दोस्तों सार्वजनिक नहीं की गई, वो सरकार ने उसको गोपनीय रखा। उसके अंदर क्या है कि जो भी सच बात है दोस्तों वो पब्लिक को दोस्तों बतानी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, अगर इथेनॉल से एवरेज कम आ रहा है तो कम आएगा तो बताना चाहिए। इंजन खराब है तो इंजन खराब का ये भी बताना चाहिए सरकार को। पुरानी गाड़ियों का रीसेल वैल्यू इससे कम होगी, ये सारी बातें सरकार को है जो कहनी चाहिए। और चौथा इसके अंदर दोस्तों मेरे एक और ओपिनियन है कि एक पेट्रोल के प्राइस जो है अगर आप E20 तक ला रहे हो, E85 तक ला रहे हो तो जो पेट्रोल के प्राइजेज है उनको भी दोस्तों कम करने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 2021 के अंदर नीति आयोग ने सिफारिश की थी कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो सस्ते दामों पर बेचे, लेकिन जैसे E20 रोल आउट हुआ पेट्रोल की कीमतों में हमको कहीं पर भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। पांचवा है दोस्तों, भारत में ज़्यादातर इथेनॉल जो है दोस्तों वो सीधे है गन्ने, अनाज, ये जो मक्का इनसे बनाया जाता है और इसको फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बोला जाता है। मतलब ये पहला जनरेशन का इथेनॉल है।
और इसमें दोस्तों पानी भी ज़्यादा लगता है और पानी की खपत भी ज़्यादा होती है और खाने की कमी भी आती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन इथेनॉल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरा एक ओपिनियन है, जो कि काम आता है, जो कि किससे बनता है, जो कि गन्ने की खोई से बनता है, जो कि पराली से बनता है, जो कि बांस से बनता है, जो कि धान की भूसी से बनता है। इन सब चीज़ों से भी इथेनॉल जो बनता है वो भी कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक डाटा मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर हर साल 16 करोड़ टन पराली है दोस्तों, वो जलाई जाती है। इसका इस्तेमाल अगर हम इथेनॉल बनाने में ले लें तो अब पोल्यूशन कम होगा और पानी की बचत भी होगी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे लास्ट एंड आखिरी पॉइंट की कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल है क्या दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं और ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इथेनॉल जो है वो एक तरह का अल्कोहल ही है। अल्कोहल है जो कि गन्ने, मक्के, चावल, गेहूं इन सब की फसलों को प्रोसेस करके इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल बहुत ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है, मतलब फ्लेमेबल भी होता है, इसलिए इसको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। E10 इथेनॉल का मतलब होता है दोस्तों 10% पेट्रोल मिक्स, 10% इथेनॉल मिक्स। E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल मिक्स। E30 का मतलब होता है 30% इथेनॉल मिक्स। इसी तरीके से E85 का मतलब होता है 85% इथेनॉल मिक्स। इसको दोस्तों बनाने के, प्रोसेस करने के पूरे 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 2-3 मिनट का ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैंने लास्ट में पोर्शन रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले गन्ने का रस है, गन्ने का जो भी रस होता है उसको निकाला जाता है और उसको निकाल के प्राकृतिक शुगर, जो भी शक्कर, जो चीनी जो बनती है उसमें बदला जाता है। फिर उसको फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डाला जाता है और फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डालने के बाद इसके अंदर ईस्ट मिलाई जाती है और ईस्ट मिलाने के बाद इसको मिक्स किया जाता है, जिससे अल्कोहल और CO2 दोनों अलग हो जाती है। फिर इसको गर्म किया जाता है दोस्तों। गर्म करने से क्या होता है, जो भी पानी होता है वो पूरा ऊपर चला जाता है और नीचे इस प्रक्रिया के अंदर दोस्तों 95% जो अल्कोहल है वो नीचे बच जाता है, शुद्ध अल्कोहल जिसको बोल सकता है। फिर इसके अंदर दोस्तों मॉलिक्यूलर सीव से इसके जरिए इथेनॉल के अंदर जो भी पानी के मॉलिक्यूल, छोटे छोटे अणु जो मौजूद रह जाते हैं उसको अलग किया जाता है और इससे फिर दोस्तों 100% जो है वो प्योर शुद्ध इथेनॉल बनता है। फिर इसको जो बड़े बड़े ऑयल डिपो होते हैं उनके अंदर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स किया जाता है एक एवरेज अनुपात के अंदर, एक एवरेज रेशियो के अंदर, और फिर उनको कंप्यूटर के जरिए मिक्स करके उनको अलग अलग देश भर के पेट्रोल पंप है उनके अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। लास्ट में मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को दोस्तों नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो भी ट्रेंड जो भी आएगा मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।